हम इस सेशन को आगे की ओर लेके चलते हैं। इस सेशन को आगे की ओर लेके चलते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा। इस सेशन का आपका पहला सवाल ये है, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली बनी होती है, यानी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, जो निम्नलिखित में ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ए एंड बी, ए एंड बी आपका राइट आंसर होगा। जो लिपिड एंड प्रोटीन यानी दोनों का कोशिका झिल्ली बना होता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल यह है, जीवाश्म विज्ञान की स्थापना किसने किया था, यानी जीवाश्म विज्ञान का स्थापना किसने किया था, जीवाश्म विज्ञान का स्थापना किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्यूबियर ने आपका सही जवाब होगा। क्यूबर ने जीवाश्म विज्ञान की स्थापना किया था। अगला सवाल आपके सामने ये है, अगला सवाल ये रहा, अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटनों, सॉरी थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया दोस्तों, अपघटनों होगा, सही जवाब होगा आपका अपघटनों। अपघटनों 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 को नष्ट कर दिए जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटनों को नष्ट यानी बर्बाद कर दिया जाए तो क्या होगा। जो खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, यानी खनिजों का प्रवाह जो है वो रुक जाएगा, खनिजों की प्रवाह आपका रुक जाएगा। ये होगा अगर दी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटनों को नष्ट कर दिया जाएगा तो खनिजों के प्रवाह खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अगला सवाल है, लेमार्कवाद का खंडन करने वाला जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था वो कौन था। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा बाइसमान आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों लेमार्कवाद और बाइसमान वह एक ऐसा था जो चूहे के लगभग 32 पीढ़ी, चूहे की लगभग 32 पीढ़ी तक चूहे का पूंछ काटते रहा और यह रिसर्च करते रहा कि अगर इस चूहे को पूंछ हम काटेंगे तो मतलब काटते रहा, एक पीढ़ी काटा फिर पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरण उसका चूहा का पूंछ काटते रहा और देखा कुछ इम्प्रूव होता है चूहे की पूंछ में क्या। तो दोस्तों चूहे का पूंछ में कोई इम्प्रूव नहीं हुआ है, जैसे का तैसे तो चूहा का पूंछ फिर 32वां पीढ़ी तक ही वैसा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने चूहे का पूंछ का प्रयोग किया वो किसने किया था, बाइसमान आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सही कथन है उस पर विचार करना है आपको। निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। आम के पौधों में लीची की तुलना अधिक अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, यानी इस प्रश्न का कहना यह है, यानी इस स्टेटमेंट का कहना है आम के पौधे की तुलना, यानी आम का पौधे जो है इसकी लीची की तुलना में अधिक अनुवांशिकता होती है, यानी लीची की पौधे के बारे में ये आपको बताना है और आम के पौधे के बारे में कि सबसे ज़्यादा अनुवांशिकता यानी किस वैरायटी का सबसे अधिक है। दोस्तों आपने आम की वैरायटी का बहुत सारा वैरायटी का नाम सुना होगा और लीची के 1 2 3 माने 2-3 मात्र वैरायटी है जो सुना होगा। दोस्तों इसका स्टेटमेंट कहना यह, यानी कि लीची के तुलना में आम कम है क्या, यानी लीची की तुलना में आम अधिक पाया जाता है, इसका स्टेटमेंट का ये कहना है। चलिए हम दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा क्या है, धान की फसल में गेहूं की तुलना में कम अनुवांशिकता है, यानी इनका कहना है गेहूं की तुलना में धान कम है क्या। इनका स्टेटमेंट यही कहना है कि गेहूं ज़्यादा है और धान कम है। दोस्तों गेहूं का मात्र 2-3 गिना चुना किस में पाया जाता है इसका, यानी 2-3 वैरायटी का, और धान का तो बहुत सारा वैरायटी होता है, अनेकों वैरायटी में पाया जाता है। यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, यानी आपका सही जवाब जो होगा ए आपका सही जवाब होगा। ए आपका राइट आंसर होगा। ए आपका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका सही जवाब होगा। ए सही जवाब होगा। दोस्तों हमें विश्वास है कि
आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर यदि नहीं समझ पाए होंगे तो आप कमेंट कीजिए, ताकि अगले वीडियो में इसका कंक्लूजन हम जो आपका कन्फ्यूजन है उसको हम क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। कैलामाइन अयस्क को ऑक्साइड में परिणत करने हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा निस्तापन। निस्तापन आपका सही जवाब होगा। निस्तापन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एरोसोल नहीं है? यानी निम्नलिखित में से एरोसोल कौन नहीं है, आपको ये बताना है। तो सही जवाब आपका यही होगा। सही जवाब आपका ये हो जाएगा। जेल। दोस्तों, पनीर जो है ये जेल है। पनीर जेल है। पनीर ये एक जेल है, ये एरोसोल नहीं है, ये जेल है। और जेल में आपका मक्खन भी पाया जाता है। जेल में आपका मक्खन भी पाया जाता है। मक्खन 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 और पनीर जेल है। ये पनीर जेल है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों, अगला ऑप्शन है, इसको हम देख लेते हैं। अगला जो है प्रश्न, इसमें ये तीनों जो है आपका एरोसोल है। एरोसोल है। एरोसोल है, ये तीनों आपका एरोसोल है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल है, मनुष्य के किडनी का संबंध किस तंत्र से है? मनुष्य का जो किडनी है इसका संबंध किस तंत्र से है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन आपका सही जवाब होगा। उत्सर्जन आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। जो मनुष्य को किडनी से संबंधित है वो कौन है? उत्सर्जन है। वो उत्सर्जन है। वो कौन है? उत्सर्जन। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है? दोस्तों, इस प्रश्न को क्या करना थोड़ा समझिए यहाँ पे। यानी वो विधि किस प्रकार की विधि है, वो विधि आपको समझना है कि यानी जल का जो विधि है वो अस्थायी और अस्थायी, अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का कठोरता दूर किया जा सकता है। वो किस विधि से दूर किया जा सकता है? वो परमुटिट विधि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा घर्षण बल का मान सबसे कम है? निम्नलिखित में जो दिया हुआ है वो घर्षण बल का मान सबसे कम किस में है? तो सबसे घर्षण बल सबसे कम है लोटनी के घर्षण बल में सबसे कम घर्षण बल है। अगला सवाल है, 100 ml ब्लड में यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है? ये बताना है कि 100 ml जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है? सही जवाब होगा 14 से 16 ग्राम। 14 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml ब्लड में होता है। यानी 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 होता है। अगला सवाल है, वायु से वायु मार करने वाला वायु से वायु मार करने वाला वायु से वायु मार करने वाला भारत का स्वदेशी निर्मित प्रथम मिसाइल कौन है? ये आपका सही जवाब होगा। सही जवाब है अस्त्र। अस्त्र आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका है सांद्र। थोड़ा टाइप मिस्टेक है दोस्तों यहाँ पे। सांद्र सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु किस प्रकार बनाया जाता है? आपका जो दोस्तों ए में है और बी एक स्टेटमेंट है, आपको दोनों स्टेटमेंट में चूज करना है। जल की थोड़ी थोड़ी मात्रा सांद्र सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में डाली जाती है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है। आपका सही जवाब दोस्तों बी होगा। आपका सही जवाब जो होगा बी होगा। चलिए थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं यहाँ पे हम। दोस्तों, मान लीजिए एक बर्तन में, मान लिया जाए एक बर्तन है और एक बर्तन इधर भी है, एक बर्तन इधर भी है, एक बर्तन इधर भी है। इसमें पानी है, इसमें पानी डाला है और इसमें अम्ल डाला हुआ है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो अम्ल डाला हुआ है। इसमें इसमें दोस्तों बूंद बूंद अम्ल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? बूंद बूंद अम्ल डाल रहे हैं। और इसमें बूंद बूंद या पानी डाल रहे हैं। इसमें क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। दोस्तों, इसमें स्टेटमेंट क्या करें? जल में थोड़ी थोड़ी मात्रा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, जल में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल डाली जाती है।
आपका जो दोस्तों ये अम्ल में थोड़ी-थोड़ी हम जल डालेंगे। दोस्तों अगर ये एक बार में 1 लीटर डाल देंगे तो वो हमें एसिड के जैसा व्यवहार करेगा और हमारे फेस पे चमड़ा यानी त्वचा को वो क्षति पहुँचा सकता है। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होनी चाहिए? अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए, 5.6 से 6 से कम होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? निम्नलिखित में सबसे सबसे आसान यानी किसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान है? एम एम प्लस दोस्तों ये एम के ऊपर प्लस है, एम के ऊपर प्लस है, एम के ऊपर प्लस है और M3 के ऊपर प्लस है और M2 के ऊपर प्लस है और एक आपका M है। तो दोस्तों आपका सही जवाब ए हो जाएगा, क्योंकि सही जवाब आपका ये होगा, क्यों सही जवाब आपका ये होगा क्योंकि इसके ऊपर देखिए M प्लस लगा हुआ है, इसके ऊपर ऑलरेडी निकालने में दिक्कत हो सकता है। इसमें एक भी मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक निकालना पड़ेगा, इसमें 3 गो पर प्लस है, इसमें 2 गो पर प्लस है, इसलिए इसमें आसान निकालना ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल जो है ये है आपके सामने, औसतन एक पेड़ को अपने जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जन करता है? यानी जल का वाष्पोत्सर्जन वो कितना करता है अपने औसतन एक पेड़ का अपने जीवन काल में अपने भार का वो 100 गुना अपने भार का 100 गुना अपने भार का 100 गुना जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहेगा, चलनी नलिका पाया जाता है, चलनी नलिका पाया जाता है, चलनी नलिका पाया जाता है आपका चलनी नलिका पाया जाता है, ये किसे पाया जाता है? यो ये आपका सही जवाब जो होगा, सही जवाब हो जाएगा ए तथा बी। ए तथा बी आपका राइट आंसर होगा, ए तथा बी आपका सही जवाब होगा। ए तथा बी यानी जाइलम 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 एंड फ्लोएम जाइलम तथा फ्लोएम यह दोनों में चलनी नलिका पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विलयन है? यानी निम्नलिखित में इसका क्वेश्चन ऊपर है, क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से ये इसमें से कौन सा विलयन है? विलयन दोस्तों आपका जल में एल्कोहल का मिश्रण का जो है ये विलयन है। अगला सवाल आपके सामने ये रहेगा, मानव के फेफड़े का अधिकतम आयतन कितना होता है? अधिकतम आयतन यानी कितना इसमें मानव के फेफड़ों में अधिकतम कितना आयतन होता है? तो आपका सही जवाब जो होगा, सही जवाब आपका इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? थोड़ा टाइम देते हैं, आप लोग सही आंसर लगाइए क्या होता है सही जवाब इसका क्या होगा? आप लोग लगाइए इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा 5400 से 600 ml, 5400 से 600 ml इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी मनुष्य का फेफड़ा जो है, फेफड़ों का महत्तम आयतन यानी महत्तम आयतन कितना हो सकता है? इतना ml हो सकता है। इसको सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है? सामरिक महत्व की जो है वो मानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो टाइटेनियम आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा एक बार समझ लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है सामरिक महत्व माना जाता है? सामरिक महत्व टाइटेनियम को माना जाता है। आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाली प्रकाश की
परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा परितारिका, परितारिका यानी आइरिस। आइरिस आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन के कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? अलैंगिक जनन में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण यानी अलैंगिक जनन की विशेषता यह नहीं है। ये प्रश्न की विशेषता नहीं है यानी यह कह रहा है। बाकी सिर्फ एक व्यक्ति में होना होता है, निषेचन का नहीं होना होता है, ज्यादा संख्या में शीघ्रता की संतान की उत्पत्ति होता है। अगला सवाल आपके सामने ये है, मोबाइल या कंप्यूटर में एक ही मैसेज की बहुत प्रतिलिपियां बन जाती है। यानी इस प्रश्न का कहना है मोबाइल और कंप्यूटर में एक ही मैसेज की बहुत सारा कॉपी हो जाता है। ये किसके कारण होता है? ये दोस्तों स्पैम के कारण होता है। स्पैम के कारण होता है, स्पैम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। स्पैम आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो सही कथन है इस पे आप विचार कीजिए, इसका सही कथन क्या है? मानव शरीर में सभी संश्लेषण जैसे प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण में एटीपी की आवश्यकता होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण हेतु एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। संजीव हो गया या सजीव होगा दोस्तों, सजीव में एटीपी का निर्माण अपचयन के फलस्वरूप होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। मानव शरीर में सभी संश्लेषण जैसे प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण में एटीपी की आवश्यकता होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव में एटीपी का निर्माण अपचयन विधि फलस्वरूप नहीं होता है। ये दोनों गलत है और ये आपका सही जवाब है। अगला सवाल है बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव कौन है? बीटी कपास के उत्पादन में संबंधित सूक्ष्मजीव कौन है? तो आपका सही जवाब जो होगा, सही जवाब जीवाणु आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन नंबर ए जीवाणु आपका सही जवाब होगा। जीवाणु आपका सही जवाब होगा। बीटी कपास का एक सही उत्पादन जीवाणु है। चलिए दोस्तों ये रहा था आपका आज का जीएस का 25 महत्वपूर्ण सवाल जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों इस सेशन को मैं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।